हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। और ये जो वीडियो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिए थे कि भौतिक संसाधन में क्या क्या आते हैं। तो उसमें हमने डिस्कस किया था विद्यालय भवन के बारे में। ठीक है, उसमें हमने विद्यालय भवन के बारे में पढ़ा था, शौचालय के बारे में पढ़ा था। एंड आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम विद्यालय छात्रावास के बारे में पढ़ेंगे, शैक्षिक उपकरण के बारे में पढ़ेंगे, स्वच्छता क्या होती है, विद्यालय में स्वच्छता कैसे बनाई जाती है पढ़ेंगे, एंड विद्यालय फर्नीचर्स कैसे होने चाहिए, उसका प्रबंधन कैसे करना चाहिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड ये जो आपकी जो सब्जेक्ट है ये शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन है। एंड अगर आपको अदर जो यूनिट्स हैं उनकी अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। एंड ये 4th यूनिट है जिसका मैंने पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, इसके लिए मैंने ये पार्ट 1 आपके साथ पहले शेयर किया है एंड ये पार्ट 2 है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया कि भौतिक संसाधन होते क्या हैं। तो भौतिक संसाधन के अंदर ये जो चीज़ें आती हैं, जैसे विद्यालय भवन आता है, उसको भी हमने डिटेल में स्टडी की। शौचालय आता है। अब हम बात करते हैं विद्यालय छात्रावास या हॉस्टल जिसे कहते हैं। हॉस्टल की बात कर लेते हैं कि कैसा होना चाहिए, इसका प्रबंधन कैसा होना चाहिए। तो छात्रावास विद्यालय की जब तब अनिवार्य आवश्यकता होती है जब उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी दूरस्थ स्थानों के हों। मतलब अगर हम देखते हैं कि प्राइमरी लेवल पे जब मान लीजिए किसी ग्रामीण क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे हॉस्टल की व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि वहाँ से गांव के ही लोग आते हैं पढ़ने के लिए। जब स्कूल पास में होता है तब छात्रावास की अवस्था नहीं होती है। लेकिन छात्रावास जो हॉस्टल की आवश्यकता तब होती है, मान लीजिए कोई दूर से दूसरे सिटी में जाता है या कहीं बाहर जाता है पढ़ने, तब उस हॉस्टल की आवश्यकता होती है वहाँ रहने के लिए, जब अपने परिवार से दूर जाता है। अतः प्रत्येक अच्छे कार्य करने वाले विद्यालय के लिए छात्रावास की आवश्यकता होती है। देखिए, छात्रावास सभी विद्यालयों की आवश्यकता होती है, चाहे वो हायर लेवल की जो मतलब बच्चे जो दूर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो पेरेंट्स क्या देखते हैं कि हॉस्टल कैसा है, उसमें रहने की व्यवस्था कैसी है। तो ये एक आवश्यकता होनी चाहिए भी किसी भी स्कूल्स की, चाहे वो अगर अच्छा स्कूल्स है तो उसमें हॉस्टल की व्यवस्था होनी चाहिए। अदरवाइज़ जो बाहर से बच्चे जाते हैं उनके सर्वाइवल के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, वो रह नहीं पाते हैं। यह आज ही नहीं बल्कि हमारे प्राचीन परंपराओं में था। हॉस्टल की बात करें तो प्राचीन काल में भी जो गुरुकुल में शिक्षा मिलती थी, लोग अपने घर से चले जाते थे। तो उस टाइम भी ऐसी जो प्रणाली थी ये हॉस्टल की वो थी, और उसका प्रबंधन भी अच्छी तरीके से किया जाता था, उसमें खाने को मिलता था, सब कुछ था। उसी तरह आज भी ऐसा ही प्रबंधन करना चाहिए। छात्रावास छात्रों में सामूहिक जीवन जीने की कला विकसित करने का उपयुक्त स्थल है। इसका मतलब क्या है कि जैसे हॉस्टल में बच्चे जाते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, कंपनी मतलब उनके क्लास मतलब जाते हैं जहाँ पे एक हॉस्टल में बहुत वैरायटी के बच्चे आते हैं। कोई इंटेलिजेंस होता है, कोई वीक होता है, किसी में कुछ अलग है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। इस तरीके वैराइटीज़ होती हैं। तो ये लोग जब साथ मिलते हैं तो एक सामाजिक मतलब सामूहिक जीवन व्यतीत करने का एक कौशल विकसित हो जाता है, कला विकसित हो जाती है कह सकते हैं। साथ रहने की कला सीखते हैं। मान लीजिए अगर आप 10th के बाद जा रहे हो, 12th के बाद हाइयर लेवल का तो अलग हो जाता है, वो तो कभी कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 8th क्लास से आप 6th क्लास से बाहर जा रहे हो, तो आप में क्या होती है, सामूहिक कला मतलब ग्रुप में रहने की एक कला विकसित हो जाती है। और सामूहिक आप में क्या होता है कि आप में सहभागिता मतलब सहयोग की भावना भी विकसित हो जाती है। आपस में सहयोग करके रहते हो, आपस में बातचीत करते हो, स्नेह से रहते हो, प्रेम से रहते हो। इस तरह की जो कला होती है आप में विकसित हो जाती है। एक दूसरे के साथ बांट के मिलजुल कर रहने की आदत विकसित हो जाती है कह सकते हैं। तो छात्रावास के साथ उपयुक्त खेल के मैदान व आंतरिक खेल की व्यवस्था होने से छात्रों का समुचित शारीरिक विकास होता है। अब हमने छात्रावास की बात की, तो छात्रावास में इंडोर आउटडोर गेम की भी व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि जब बच्चे बोर हों, मान लीजिए संडे स्टडी हर टाइम नहीं होता ना, तो फिर मान लीजिए बच्चों का मन किया कुछ खेलने का, तो उसमें इंडोर आउटडोर गेम की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो हॉस्टल के अंदर ही खेल सकें, ताकि उनका जो शारीरिक वो फिजिकली फिट रहें। किसी विद्यालय में छात्रावास की व्यवस्था करने के पूर्व निम्नलिखित तथ्य भी विचारणीय होते हैं। मान लीजिए किसी भी हॉस्टल का निर्माण करने से पहले या छात्रावास की निर्माण करने से पहले इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो जो फर्स्ट पॉइंट है कि छात्रावास में कितने विद्यार्थी के लिए हो, पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि
जितने प्रकार के विद्यार्थी हैं उनके अनुसार व्यवस्था करनी चाहिए, उतनी रूम्स की व्यवस्था करनी चाहिए, उतने बेड्स की, खाने पीने सबकी। छात्रावास के साथ भोजनालय की व्यवस्था भी बहुत ज़रूरी होती है। मान लीजिए जैसे मैंने बताया छोटे बच्चे जाते हैं, बड़े बच्चे तो खुद बना सकते हैं, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए ताकि उनका जो स्वास्थ्य है, हेल्थ अच्छा रहे। देन बात करते हैं छात्रावास भवन विद्यालय भवन से दूर ना हो। अगर दूर होता है तो बच्चे बीच में कहाँ जा रहे हैं किसी को पता नहीं होता, तो जस्ट पास में होना चाहिए, विद्यालय से दूर ना हो। और दूर रहने से क्या, उनका साधन का भी पैसा जाएगा। देन छात्रावास के आसपास का पर्यावरण स्वच्छ हो, मतलब स्वच्छता बहुत ज़रूरी होती है किसी भी विद्यालय की, चाहे वो व्यक्तिगत स्वच्छता हो चाहे आपके विद्यालय की स्वच्छता, बहुत ज़रूरी है। आंतरिक खेलों की समुचित व्यवस्था हो, जैसे मैंने बताया कि इंडोर आउटडोर गेम की भी व्यवस्था होनी चाहिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वार्डन का व्यवहार स्नेहयुक्त, सहयोगपूर्ण व अभिभावक तुल्य हो, जिससे उन्हें घर का अभाव महसूस ना हो। इसका कहने का क्या मतलब है, जो हॉस्टल में वार्डन होते हैं संरक्षक की तरह काम करते हैं। जब बच्चे अपने घर से दूर जाते हैं तो वो बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, उनको सहयोग की ज़रूरत होती है। इन्हें ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए कि ऐसा लगे कि वो फैमिली से दूर नहीं है। तो उनका जो वार्डन जो हो बहुत वो अच्छा व्यवहार करे और प्रेम से रहे उनके साथ, ताकि उनको घर का अभाव महसूस ना हो। छात्रावास का प्रबंधन का बात करें, पहले बात तो हम छात्रावास के वार्डन की कर लेते हैं कि उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो जैसा मैंने अभी बताया कि छात्रावास व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हॉस्टल वार्डन को पूर्ण विवेक के साथ योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए। विवेक का मतलब पूरा धैर्य के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, सहयोग की भावना होना चाहिए वार्डन में। ये आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि हॉस्टल में वार्डन की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। देन हम दूसरा जो भौतिक साधन उसकी बात कर लेते हैं, एंड दैट इज़ आपका शैक्षिक उपकरण, या जिसे हम टीचिंग टूल्स या मटेरियल कहते हैं, जो टीचर यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए। बेसिकली बहुत इजी है यह शैक्षिक उपकरण क्या है, आप इसमें खुद अपने हिसाब से लिख सकते हो, क्योंकि आप भी टीचर बनने वाले हो, तो आपको भी पता है कि जब आपकी इंटर्नशिप लगती है तो आप किस तरीके से माइक्रो टीचिंग करते हो। तो शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए शैक्षिक सामग्रियों का प्रयोग करता है, जो आप टीएलएम होता है, मान लीजिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, टीचिंग एड्स यूज करता है। तो जैसे कि आपको पता है श्यामपट्ट आपकी बेसिक नीड होती है, चौक ये सब तो ऑलरेडी आता है। श्याम चौक चार्ट पेपर यूज करता है, उस पर चित्र बनाता है। टीएलएम हो गया, मॉडल हो गया, मैप्स दिखा के पढ़ाता है। आकृतियाँ मतलब फ्लैश कार्ड्स होते हैं, जो फ्लैश कार्ड पे मान लीजिए गणित पढ़ाना हो, उस पर नंबर लिख के फल दिखाना हो तो फ्लैश कार्ड बनाता है। विज्ञान शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता है। आजकल तो विद्यालय में मैथ्स किट, साइंस किट भी अवेलेबल है। देन ग्राफ शो करके दिखाता है, इस तरीके के टूल्स प्रयोग करता है। जो शिक्षक जितना उचित एवं शैक्षिक सामग्री का प्रयोग करता है वह उतना ही प्रभावशाली माना जाता है। अगर आप इन सब मटेरियल का यूज़ करके अच्छी तरीके से मानते हो तो आपकी जो टीचिंग हो बहुत इफ़ेक्टिव होगी। क्या होगी, बहुत इफ़ेक्टिव टीचिंग होगी और बहुत प्रभावशाली होती है, जो बच्चों को समझ आ जाती है। ठीक है। एंड द लास्ट वन जो है, सॉरी लास्ट नहीं है, ये थर्ड वाला है। एंड ये है आपका विद्यालय फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर के अंदर आपका विद्यालय में वो संसाधन आ जाते हैं जैसे कि टेबल, चेयर, अलमारी, कूड़ेदान, ये सभी आते हैं। ठीक है। तो प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या के अनुसार मेज तथा कुर्सियों का प्रबंध होना चाहिए। फर्नीचर की व्यवस्था या प्रबंधन किस तरीके से होना चाहिए कि जितने भी विद्यालय में विद्यार्थी हैं उनके अनुसार और जितने क्लासरूम हैं उनके अनुसार व्यवस्था करनी चाहिए। एक आदर्श कक्षा या क्लास में निम्नलिखित फर्नीचर का होना आवश्यक है। किस तरीके के क्लासरूम में, वो आपने गौर किया होगा, आपने देखा ही है। तो विद्यार्थियों के बैठने के लिए सीटें होती हैं। सीटें क्या, कुर्सी, डेस्क होता है, टेबल जो भी होता है। देन श्यामपट्ट आपका क्या, ये भी आपका इसी में आता है, फर्नीचर में ही आता है। जैसे आजकल तो वाइट बोर्ड यूज किया जाता है। शिक्षक की मेज एवं कुर्सी टीचर्स की अलग जो होती है, अलमारी आती है जहाँ पे बुक्स रखी जाती है, बुलेटिन बोर्ड, स्टैंड, जो पोडियम होता है, एंड कूड़ेदान, ये सब आपके शामिल होते हैं। तो ये आवश्यकता होती हैं अगर फर्नीचर प्रबंधन करना है तो ये सब चीज़ों का व्यवस्था करना चाहिए। देन प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि वह उचित आसन में बैठकर शिक्षक के शिक्षण से लाभान्वित हो सके। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए अगर जो आपकी टेबल है वो कंफर्टेबल, मतलब नहीं, मतलब कि कंफर्टेबल नहीं हो, मान लीजिए टूटी हो, बैठने का सही बहुत नीची हो, मान लीजिए कि
आपकी चेयर इतनी नीचे हो और ये बैठ ना पाए विद्यार्थी, मतलब ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सबका ध्यान रखिए। मान लीजिए चौड़ाई इतनी हो, कोई मोटा हो तो वो बैठ नहीं पाता है, मतलब सब कुछ ध्यान में रख के उसकी लंबाई चौड़ाई टेबल बनानी चाहिए, ताकि सभी बच्चे उस पर कंफर्टेबली बैठ जाएं। अगर वो बैठ नहीं पाएंगे फिर वो लर्निंग उनकी हो नहीं पाएगी। पहले तो वो अपने आप को उसी पे बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे जैसे देखा होगा कि टेबल चेयर ऐसे होते हैं कि वुड के बने होते हैं, लकड़ी के, तो वो थोड़े से घूमते रहते हैं, मतलब उनकी जो लेग्स होती है वो घूमते रहते हैं, मतलब बैलेंस नहीं होती, वो फिट नहीं हो अच्छे से, फ्लोर पे नहीं बैठ पाता। तो बच्चा है बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है, वो लिख नहीं पाता है, मैम टीचर से कहता है कि टीचर ये ऐसा प्रॉब्लम है। इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आपका जो फर्नीचर हो बच्चे को कंफर्टेबल नहीं फील करा रहा हो, तो ताकि वो उसका सारा ध्यान उसी पे लगा रहे कि मैम ये टेबल चेयर ऐसी है, इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। तो अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो भी, जो मोटा है, पतला है, मान लीजिए जो कोई हैंडीकैप हो, जो जिसमें किसी के पैर में हाथ में प्रॉब्लम, उसके अकॉर्डिंग व्यवस्था करनी चाहिए एक विद्यालय में, ताकि वो आसानी से बैठकर टीचर जो भी पढ़ा रहा है उसको सीख सके, उसको गेन कर सके। बैठने का आसन उचित होने पर विद्यार्थी को थकान देर से महसूस करते हैं और उचित अधिगम होता है। अब अच्छी चेयर होगी, कंफर्टेबल होगी तो आराम भी महसूस करेंगे, अदरवाइज उनका सारा ध्यान तो उसी में लगा रहेगा, फिर लर्निंग भी नहीं हो पाएगी। देन ये हम बात करते हैं विद्यालय की स्वच्छता। सभी बालक की एक अनुरूप आवश्यकता है, या कह सकते हैं एक बालक, सभी की आवश्यकता होती है स्वच्छता, चाहे वो व्यक्तिगत स्वच्छता हो, चाहे विद्यालय की स्वच्छता हो, स्वच्छता सभी जगह ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या होता है कि विद्यालय की स्वच्छता ही तो निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि विद्यालय की दीवारों को साफ करना। दीवारें हमेशा क्यों साफ करनी चाहिए, क्योंकि धूल वगैरह डस्ट जाके बैठ जाता है, या फंगस लग जाता है, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। देन विद्यालय के में पानी के बहाव या नालियों आदि को उचित प्रबंध किया जाना चाहिए, ताकि नालियाँ ऐसे खुले में नहीं बहे, ताकि जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब ना हो सके, मच्छर वगैरह ना आए, ताकि उसको मलेरिया ना हो, बीमारी सी प्रॉब्लम ना हो। अब हम बात कर लेते हैं कि अध्यापकों द्वारा विद्यालय में समय समय पर स्वच्छता जागरूकता संबंधी कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। आई थिंक इस समय सभी विद्यालय में ये आयोजित किए जाते हैं अवेयरनेस कार्यक्रम, जैसे कि नुक्कड़ नाटक होता है सफाई पे, स्वच्छता दिवस भी मनाया जाता है गांधी जयंती के दिन, ये सब अब सभी विद्यालय इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, ताकि विद्यालय में लोग जागरूक हो सके, चाहे वो टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट हो, सफाई का विशेष ध्यान रख सके। देन छात्रों की व्यक्तिगत स्वच्छता का भी समय समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए। आई थिंक ये सबके विद्यालय में हुआ होगा जब आप स्कूल टाइम में थे, जैसे आपके नेल्स चेक किए जाते थे कि आपके नाखून कटे हुए हैं, बाल की साइज़, बाल आप कितना बड़ा बना हुआ, आपका हेयर कट होना चाहिए, आप बियर्ड नहीं होना चाहिए, दाढ़ी वगैरह सब कटवाते थे। ये सबके स्कूल्स में 10th तक होंगे थे। तो किस तरीके की ये व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, और ज़्यादातर ये कब चेक किया जाता है कि टीचर्स असेंबली में चेक करते हैं, असेंबली जब आपका प्रेयर होता है, तो ये व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इस तरीके की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, शौचालय की सफाई आदि का ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना चाहिए, जिससे वातावरण स्वस्थ हो, हवा आए, ऑक्सीजन मिले और अच्छा भी इन्वायरमेंट लगता है। तो स्वच्छता के बारे में आप कुछ भी लिख सकते हो, आप इतना तो आप लिख सकते हो कि क्या क्या साफ़ रखना चाहिए क्या नहीं, अब लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पाएंगे पुस्तकालय या लाइब्रेरी की बात करेंगे, लैब की बात करेंगे, लैब प्रयोग